नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि हिंदी की क्लासें हम लोगों की चल रही हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारी दूसरी क्लास है कर्मधारय समाज। समाज की क्लासेस चल रही थी। समाज में हम लोगों ने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समाज और नए तत्पुरुष समास को पढ़ लिया है और आज टॉपिक है कर्मधारय समाज का। कर्मधारय समाज आज हम लोग पढ़ेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो और वीडियो का आगे का वीडियो जैसे जो भी हम पढ़ाएं वो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग समाज शुरू करते हैं। समाज में आज का टॉपिक है कर्मधारय समास। तत्पुरुष अव्ययभाव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कर्मधारय समास हम लोग पढ़ते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृत में नहीं। हिंदी में तत्पुरुष का ही उपभेद कर्मधारय समास और द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास हम लोग पढ़ रहे हैं। कर्मधारय की परिभाषा क्या है, कर्मधारय कहते किसे हैं, कर्मधारय समास बनता कैसे है, उस सब सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास, इसमें हमने आपको बताया समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उसी प्रकार से कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। एक ग्राफ के तहत हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद आपका प्रधान होता है, पूर्व पद आप प्रधान है और आपका उत्तर पद प्रधान है। तो पहला पॉइंट यही है कि कर्मधारय समाज में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। इस समास दोनों पूर्व पद उत्तर पद जब मिलते हैं तो कर्मधारय समास कैसे बनता है। तो जैसे कोई आपका सब उपमान है, उपमान अब वो भी विशेषण है, उत्तर पद आपका उपमेय है अब वो विशेष्य है। ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो आपका कर्मधारय समास बनता है। यानी कि पूर्व पद उत्तर पद आपका, पूर्व पद आपका अप्रधान है, उत्तर पद आपका प्रधान है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका पूर्व पद उपमान या विशेषण होता है और उत्तर पद आपका उपमेय या विशेष्य होता है। इसमें इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका कर्मधारय समास का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरणों से हम आप लोग समझेंगे कि कर्मधारय समास बनता कैसे है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जिससे आपको और आसानी होगी समझने में कि कर्मधारय समास किससे कहते हैं। कुछ उदाहरण है, हम उदाहरण आपको बताते हैं, आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। पहला उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि इसमें क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है आपको मैं बताता हूं। इसमें नील आपका विशेषण है, आपका विशेषण है, और कंठ आपका विशेष है। अब ये जब दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों शब्द आपके मिलेंगे और दोनों के शब्द संभावना व्यक्त की जाती है तो आपका ये जब मिलता है तो हो जाता है आपका नीला कंठ। यानी कि जिसका कंठ नीला है अर्थात नीला कंठ यानी नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है यानी कि नीलकंठ। ये आपका शब्द का निर्माण करते हैं, ये आपका विशेष्य है, आपका ये विशेषण है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है नीला कंठ, और ये कहलाता है आपका जिसका कंठ है नीला, अर्थात जिसका कंठ है नीला, जिसका कंठ है नीला वो कहलाता है नील कंठ। ये आपका उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम आप लोगों के साथ देखते हैं, कुछ और उदाहरण के साथ हम देख लेते हैं। सबका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा जैसे आप लोगों को समझ में आए। जैसे एक उदाहरण में आप लोगों को नील गाय, गाय है वो नीली है, तो आपको समझ जो विशेष है आपका इसमें नील आपका विशेषण है, जो कि आपकी विशेषण विशेष जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विशेषण हमेशा विशेष की विशेषता बताता है।
विशेषण विशेष की विशेषता बताता है, तो ये विशेष है। और विशेषण विशेष की विशेषता ये बता रहा है कि जो गाय है वो नीली है, तो ये आपका विशेषण हो गया और गाय जो आपकी है ये आपका विशेष हो गया। अब जो दोनों, जब ये नील गाय इसका जो विशेषता ये बता रही है, तो ये आपका शब्द आया निकल के नीला गाय। नीला गाय यानी जो गाय नीली है, नीली गाय अर्थात नील गाय। गाय जो नीली है अर्थात नील गाय। ये आपके उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आपके नील कमल है यानी कमल है नीला यानी नील कमल, और आपका है पीतांबर, पीत जिसका है अंबर यानी पीत अंबर यानी कि पीला जिसका वस्त्र है यानी कि पीत अंबर यानी पीला वस्त्र। ये कुछ उदाहरण हैं आपके कर्मधारय समास के। जब इसका पूरे समास का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, जब पूरे एमसीक्यू के साथ इसको लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा आपको नए वीडियो में, तो आपको जब उस प्रश्न को आप हल करें कुछ विशेष उदाहरणों के साथ, जो परीक्षा में आए हुए पुराने प्रश्न हैं और जो नए प्रश्न हैं उस सबको एमसीक्यू कराऊंगा पूरे समास का, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ, पढ़ाना क्या चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से आप इसको समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास था पूरा, और कुछ इसके उदाहरण थे। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के साथ लिख इसमें आपको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपको पढ़ने में या उदाहरण ढूंढने में कोई गलती ना हो। जैसे नील कमल, नील कंठ, पीतांबर, नील गाय। ये जो सब उदाहरण है, ये अधपका, ये सब आपके उदाहरण आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। और जब मैं आपको इसका एमसीक्यू कराऊंगा पूरे समास का, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी परीक्षा में आपको पास होने के लिए प्रैक्टिस की अति आवश्यकता होती है। बिना प्रैक्टिस के, या आप सोचे कि कोई भी परीक्षा में कोई शॉर्टकट रास्ता अपना ले, उस रास्ते से हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं है। आपको कोई भी परीक्षा सफल होने के लिए आपको एक ही रास्ता है, वह है केवल अभ्यास का और लगन का। यदि आप किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं और आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको केवल एक ही रास्ता अपनाना है कि आप केवल पढ़ें और अभ्यास करें। कहते करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान। तो जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये नहीं कि हमने फॉर्म आया और तब हम पढ़ना शुरू करें, नहीं, आप निरंतरता बनाए रखिए। आपकी निरंतरता बनी हुई है, आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी परीक्षा में असफल होने का कोई तुक ही नहीं बनता कि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाए। आप बस लगातार निरंतर अभ्यास करते रहिए और पढ़ते रहिए। कर्मधारय समास हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग द्वंद्व समास की ओर बढ़ते हैं। कर्मधारय समास हम लोगों ने पढ़ लिया है, द्वंद्व समास की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास किससे कहते हैं और द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है और इसका समासिक पद कैसे बनता है, कौन सा पद प्रधान होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे कि ये आपका द्वंद्व समास, इसके जिसके दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और इनके जुड़ने पर जो समासिक पद बने, जो समासिक पद बने, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, और उनके जोड़ने पर जो नया समासिक पद बनता है वह आपका द्वंद्व समास कहलाता है।
इसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। प्रश्न आपका यहीं से पूछता है, कोई विशेष प्रश्न यही पूछता है किस समास पद में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। तो आपका ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन आपका दे दिया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये कुछ शब्द इसके ऐसे हैं द्वंद्व समास को पहचानने का कि जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे और, अथवा, या, एवं, ये शब्द आपको मिले बीच में तो आप वहां समझिए द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं आप उदाहरण देखते हैं, योजक चिन्ह आप यहाँ पे जरूर देखिएगा, ये योजक चिन्ह आपका जरूर रहेगा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये योजक चिन्ह आप इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। उधर से उदाहरण देखते हैं हम, भाई बहन। तो ये आप यहाँ पे योजक चिन्ह देख रहे हैं, आपको योजक चिन्ह दिख रहा है, ये आपको द्वंद्व समास में जरूर मिलेगा। जब इसका आप समासिक पद करेंगे तो ये आपको बचेगा भाई और बहन, ये आपका समास बन जाएगा, समासिक पद बन जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत यही है कि द्वंद्व समास में हमेशा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और, अथवा, या, एवं। और योजक चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखें कि योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे जरूर होता है द्वंद्व समास में। ये आपके उदाहरण है भाई और बहन। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं हमको, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे खारा, खोटा, या तो खारा होगा या तो खोटा होगा, तो आपका हो जाएगा खारा या खोटा। कुछ उदाहरण हैं ये दोनों समास के कि दोनों पद आपके प्रधान हैं, इसमें भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, इसमें दोनों पद आपके प्रधान हैं। कुछ विशेष चिन्हों के साथ, कुछ विशेष शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, और, अथवा, या, एवं साथ में लगता है, और एक योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें जरूर होता है। ये दोनों समास को पहचानने का तरीका है। इससे आप दोनों समास को आसानी से पहचान सकते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है, और, अथवा, या, एवं किस समासिक पद में लगते हैं। तो आपने देखा भाई बहन योजक चिन्ह लगा और उसका आपका समासिक पद हो गया भाई और बहन। गंगा यमुना योजक चिन्ह आपका प्रयोग हुआ है, ये हुआ गंगा और यमुना। उसी स्थान पर खरा योजक चिन्ह है, फिर खोटा है, खरा या खोटा, ये आपके समासिक पद में, ये आपका द्वंद्व समास हुआ। कुछ उदाहरण हम आप लोग के साथ प्रस्तुत किए। एमसीक्यू में सारे आपको जब प्रश्न हल कराएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यू जब आप उसको पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में हम लोगों ने कर्मधारय समास और द्वंद्व समास पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरा समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एमसीक्यू हम आप लोगों को देंगे, बहुत जल्द देंगे। तब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।